हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग जानते भी है कि हमारा जेई मेंस और स्टेट लेवल के जितने भी हमारे इंजीनियरिंग के एग्जाम हैं वो काफ़ी पास आ गए हैं। तो उस केस के अंदर हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कुछ आपके लिए कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को और कुछ ऐसे क्वेश्चंस को हमने चूज करा है जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और इस कॉन्सेप्ट्स को मेनली आपको रिवाइज करके जाना चाहिए पेपर के अंदर। तो बेसिकली इस तरह के कॉन्सेप्ट्स जब आपको पता चलते हैं तो आप जब एक बार गो थ्रू करते हैं, आप जब एक फाइनल रिवीजन करते हैं तो आप उस टाइम पे इस पूरे पॉइंट्स को एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं और उस पूरे पॉइंट से आप एक बार देख सकते हैं कि हमने क्या क्या कंप्लीट करा, या फिर आप इस चेकलिस्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली कम से कम अगर आपने अभी तैयारी आपकी पूरी नहीं भी हुई है, अगर आपकी प्रिपरेशन 80% भी है, तो आप इन टॉपिक्स को जरूर कर ले रादर देन कि आप पूरे सिलेबस के ऊपर जाएं। ये मैं जेई मेंस, नीट और यूपीटीयू जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं मैं सबके लिए बता रहा हूँ। और जो दूसरी बात है कि मैं आशा करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, आज जैसे कि ये आपने देख भी रहे हैं हेडिंग की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली इसके 2-3 पार्ट आएंगे। तो इसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके पहले तो उनके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि कौन कौन से वैसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिनका ट्रेंड इधर जो हमारे पास न्यू एनटीए ने जब से पेपर सेट करना चालू करा है 2020 और 2021 में उन्होंने कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पुट अप करे हैं। तो बेसिकली उन चीजों को हम लोग सीखने के लिए पहले तो वो कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, फिर उसके ऊपर उसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो कि उसके सैंपल क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो बिल्कुल आप लोग हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए। और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं, तो आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बहुत जल्द से जल्द मिल जाएगा। जैसा कि हमारा पहला जो हमारे पास था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आईयूपीएससी हम लोगों ने चूज करा, जिसके अंदर आपको बेसिकली ये 4 टॉपिक्स ध्यान रखने पड़ते हैं, जो कि हमारे पास नेमिंग ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, नेमिंग ऑफ एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉलीफंक्शनल ग्रुप की जो नेमिंग हम करते हैं आईयूपीएससी की, वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे ज्यादा इससे आपने जैसे कुछ पिछले सेट्स में देखा भी होगा तो बहुत सारे शिफ्ट्स में पॉलीफंक्शनल ग्रुप से क्वेश्चंस आए हुए थे। ये सिंपल से थे, बस आपको ध्यान ये रखना होता है कि आपको नंबरिंग कहाँ से करना है। बस अगर आपने वो नंबरिंग सही से कर ली तो आप फिर इस क्वेश्चन को श्योरली सही कर रहे होंगे। तो बेसिकली अगर हम पहले क्वेश्चन के अंदर देखें तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें बस आपको वही नंबरिंग का ही दिक्कत है। यहाँ पे आपने अगर 1 दिया तो आपको 2 इधर देना है। आप 2 इस साइड पे नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एल्कीन की वजह से हम उसे शॉर्टेस्ट नंबर देंगे, जो स्मॉलेस्ट हमारा नंबर होता है हम उसे देते हैं। जैसे उसका जब हम नंबरिंग कर लेंगे तो फिर नाम लिखना तो काफी आसान है, 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर उसी तरह सेकंड क्वेश्चन हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम एक बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है और हमारे पास एक अदर ग्रुप लगा हुआ है, मिथॉक्सी ग्रुप। हम जानते हैं कि अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हमेशा से हम लोग पहला नंबर देते हुए आए हैं और हमारे पास दूसरा नंबर हमारे पास जो भी दूसरा ग्रुप है उसे देते हैं। तो अगर उस अकॉर्डिंग इसे हम नंबरिंग करें तो 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल एंड बेंजोइक एसिड। पहली बात एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आज के डेट में पिछले कुछ शिफ्ट्स में एनटीए ने मिथॉक्सी कार्बोनिल्स पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस करे हैं। तो उन्होंने मिथॉक्सी कार्बोनिल उनका फेवरेट अभी फंक्शनल ग्रुप बना हुआ है। तो आप इस कार्बोनिल वाले ग्रुप को थोड़ा ध्यान रखें और इस पे तो आईयूपीएससी की प्रैक्टिस करें। जैसे कि थर्ड वाला जो कंपाउंड है, यहाँ पे ये थोड़ा ट्रिकी होता है कि बहुत सारे लोग इसे काउंट करते हैं तो इसमें 3 कार्बन काउंट कर देते हैं, बट नहीं, यहाँ पे फिर वही वो चेक करना चाहता है कि आपने मिथॉक्सी कार्बोनिल यहाँ पे पहचाना या नहीं पहचाना। अगर आपने मिथॉक्सी कार्बोनिल पहचान लिया है देन आफ्टर यहाँ पे आपने बेंजोइक एसिड को 1 दिया, फिर आपने 2 दिया और इस पे तो मिथॉक्सी कार्बोनिल लगा हुआ है। इट मींस कि आपने यहाँ पे 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन करा है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करें तो वो हमारे पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक्स को देखना चाहिए। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बेसिकली नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देख के जाएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देख के जाएंगे, आप फाइबर कॉन्जुगेशन को कर रहे होंगे, आप एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ जो कि उनका फेवरेट टॉपिक माना जाता है, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनटीए के रिगार्डिंग। देन आफ्टर आपको डाइपोल मोमेंट देखना पड़ेगा। देन आपको बॉइलिंग पॉइंट वाला काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो बहुत ही ज्यादा सिंपल फैक्टर्स है। जीओसी मतलब फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है अगर आपका लग अच्छा रहा है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि काफी इजी होते हैं, अगर आपको उनके कुछ टर्म्स आपको क्लियर हो तो आपको काफी आप इजिली उसे कर सकते हैं। देन हमारे पास एक आता है एक्वस NaHCO3 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ये टेस्ट होता है एसिड्स के लिए जिसमें हम CO2 की वेपर्स इवॉल्व करते हैं।
देन हमारे पास नेक्स्ट आता है रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी। ये हमारे पास जब हम किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे होते हैं किसी भी रिएजेंट के टाइम पे, तो उस टाइम पे हमारे पास ये इंटरमीडिएट आता है जो कि हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी बोलते हैं। तो उस टाइम पे जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करता है इंटरमीडिएट का, तो उसकी स्टेबिलिटी हमें डिसाइड कराती है कि कैटायन की रीअरेंजमेंट होगी या फिर नहीं होगी। तो उस केस के अंदर हम रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी देखते हैं। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फेनॉल उन्होंने दिया है और हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड उन्होंने प्रोवाइड कराया है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और फेनॉल है तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक बेस है और एक एसिड है तो वो वहां पे एसिडिक एच को एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा। तो जब यहाँ पे वो एसिडिक एच को एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा तो उस केस के अंदर पे वो फेनोक्साइड आयन की फॉर्मेशन कर रहा होगा। तो जब हमारे पास फेनोक्साइड आयन बना तो उसके बाद जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे तो हम एक तरह से वहां पे उसके बाद सारे पाई बॉन्ड्स को बारी बारी से हम अपने निगेटिव चार्ज को एक बार पूरी की पूरी रिंग पे हम उसे लोकलाइज कर देंगे, जो कि पाई बॉन्ड फिर वापस से आके ऑक्सीजन पे आ जाएगा। सो दिस इज अ चेक फॉर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि आपने कितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए इस प्रोडक्ट के। तो वहां पर उन्होंने आपसे एक एसिड बेस सिंपल सा रिएक्शन करवाया और आपसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक किया। तो यहाँ पे आप जब बना रहे होंगे तो यहाँ पे आपको 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसके दिखेंगे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन विल आस्क लाइक आप बता दीजिए कि लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है। इसके अंदर आपसे बेसिकली वो प्रॉपर्टीज जानना चाहता है कि जो इसके जो 4-5 पॉइंट्स होते हैं थ्योरी में, जो हमने अपने लास्ट के वीडियो में कवर भी करा है। जब आप रेजोनेंस वाला वीडियो देखेंगे हमारे चैनल पे तो वहां पे हमने चारों पॉइंट्स को थ्योरेटिकली बताया है। तो वो देखना चाहते हैं कि आपने वो थ्योरेटिकल पॉइंट्स कवर करे हैं या नहीं करे हैं। तो बेसिकली उन पॉइंट्स में क्या आता है कि अगर कोई कंपाउंड है तो उसके अंदर अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो स्टेबल होता है। चार्जेस अगर दूर दूर के डिस्टेंस पे होते हैं तो वो स्टेबल होता है। चार्जेस पास पास नहीं होना चाहिए और लास्ट में अगर ये भी दोनों फैक्टर्स टॉलरेट कर जाते हैं तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, उस केस के अंदर हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को नेगेटिव चार्ज मिलना चाहिए, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसे नेगेटिव चार्ज आपको देना है। तो उस केस के अंदर देखें तो हमारे ए के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट है, बी के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट है, सी के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और डी के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अब यहाँ पे वो वाला फैक्टर लगेगा कि आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कौन सा चार्ज दिया है। जैसे नाइट्रोजन हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो यहाँ पे हमने उसे पॉजिटिव दिया है, तो पॉजिटिव हम उसे नहीं दे सकते हैं, तो जिस कारण से ये लिस्ट स्टेबल आएगा। नाउ जो थर्ड क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है जिसे हमने एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्ट करा। बेसिकली एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्ट करने का मतलब है हमने उस जो हैलोजन को वहां से रिमूव करना है और उसके जगह पे हम एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करा रहे होंगे। हमें AlCl3 के बाद कोई दूसरा रिएजेंट नहीं दिया है, यानी कि हमें बस उन्होंने कार्बोकेटाइन बनाने के लिए बोला है। और जब कार्बोकेटाइन बनाते हैं तो हम बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन के वहां पे स्ट्रक्चर्स चेक करते हैं, क्योंकि उस केस के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन मैटर करता है। तो जब हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बना है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है, जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा स्टेबल होता है। तो उस केस के अंदर हमारे पास 8 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है। हर जितने मतलब उसके बगल वाले कार्बन पे जितने ज्यादा हाइड्रोजन आपको अटैच रहेंगे, जैसे इस कार्बन पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। तो 3 + 3 + 2 = 8 स्ट्रक्चर्स। नाउ जेईई मेंस का मोस्ट फेवरेट पार्ट एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ लेकिन यहाँ पे काफी सिंपल है, आपने बस ऑर्डर बताना है। तो आपके पास बेंजोइक एसिड है, आपके पास पैरानाइट्रोफेनॉल है, आपके पास H2CO3 है, आपके पास एक सिंपल सा 6 मेंबर के रिंग पे एक OH लगा हुआ है, यानी कि अल्कोहल है। तो बेसिकली हम सब जानते हैं कि सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर पैरानाइट्रोफेनॉल, फिर H2CO3, देन आफ्टर आपके पास फेनॉल आ जाएगा। नाउ द पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट, जो मैंने बोला काफी इजी होता है। अगर इसमें 2 टर्म्स आप याद रखें, बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करने के लिए आपको एक तो आपको सरफेस एरिया देखना पड़ेगा कि सरफेस एरिया कैसा है। अगर जितना ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर रहा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज्यादा होगी, यानी कि सिंपल सा आप बता सकते हैं सरफेस एरिया की उसमें ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए। जितना कम ब्रांचिंग सरफेस एरिया उतना ज्यादा, देन अगर उस सरफेस एरिया ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अगर हम और दूसरा फैक्टर देखें जहां पे सरफेस एरिया काउंट नहीं करता है तो उस केस के अंदर हम एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग देख सकते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग के अंदर मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना कर रहा है, तो वो चीज हम जब कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम वैन डर वाल्स फोर्सेस के अकॉर्डिंग कंपेयर कर रहे होंगे। तो जैसे कि फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा एरिया इसने कवर कर रहा है, देन आफ्टर इसने, देन आफ्टर इसने, तो इसमें तो हम लोगों ने एरिया के फैक्टर्स
से कर दिया, बट यहाँ पे अल्कोहल्स है तो यहाँ पे हम एरिया के फैक्टर से नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम H बॉन्डिंग की एक्सटेंट देखेंगे। तो यहाँ पे दोनों OH है तो यहाँ पे H बॉन्ड उतनी ज्यादा ही अच्छी हो रही होगी। जो सेकंड वाला है उसमें एक OH है और एक हमारे पास मिथॉक्सी ग्रुप है, और थर्ड वाले में दोनों मिथॉक्सी ग्रुप है। तो उसके अंदर हमारे पास दो OH वाले में एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग ज्यादा होगा, देन आफ्टर 1 एंड देन आफ्टर 3। सो लाइक अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि कौन सा कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दिया है कि जैसे कि यहाँ पे बेसिकली लोग गलती क्या करते हैं, पहले हम वो देखते हैं। आपसे उन्होंने पूछा है कंपाउंड एरोमेटिक, पूरी आपको एरोमेटिक पे उन्होंने कमेंट करने के लिए नहीं बोला है। उस केस के अंदर आप क्या कर रहे होंगे, आपको बस देखना है कंपाउंड के अंदर कुछ एरोमेटिक है कि नहीं, क्योंकि अगर आपने हकल्स रूल लगाया पूरे कंपाउंड के लिए तो इसमें से कोई भी एरोमेटिक नहीं है, अगर आपको पूरी कंपाउंड की बात करी जाए तो। लेकिन आपने अगर देखा कि सबके साथ एक एक बेंजीन जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन जुड़ने का मतलब अपने आप में है कि बेंजीन एरोमेटिक है, तो उस केस के अंदर एरोमेटिक एक हिस्सा तो है उसके पास, तो बस हमें वो चीज पूछना था। तो यहाँ पे आपको नॉन ऑफ दीज पे टिक करना होगा। सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने IUPAC और GOC डिस्कस करा। हम अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे आइसोमेरिज्म के ऊपर, और आइसोमेरिज्म में हम नॉर्मल, स्ट्रक्चरल, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल तीनों को डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हमारे पास जो केमिकल बॉन्डिंग का बचा हुआ पार्ट था हमारे पास वैन डर वाल फोर्सेस एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम बहुत सारे उसके मॉलिक्यूलर डायग्राम्स को देखेंगे, कुछ एक्सपेक्टेड जो कि CO की बॉन्ड ऑर्डर के सबसे जो डिबेटेबल और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है उसे हम डिस्कस करेंगे कि आखिर CO का बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। आप लोगों को एक टास्क देता हूं सिंपल सा, आप CO का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करें और कमेंट बॉक्स में डालें। जिनका सही होगा हम उनके नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम जरूर से जरूर लेंगे। देखते हैं कि आप में से कितनों को पता है ये वाला कॉन्सेप्ट। सो चलिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। जय हिंद।